जो टॉर्क ऑन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, इसी में सब हेडिंग डाल दो, उसको नया टॉपिक मत बना। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब तो हमने ये पढ़ लिया कि टॉर्क लगता कितना है, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि टॉर्क लगता कब तक है। ठीक है, फिर जब उस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे, उस सिचुएशन में और क्या क्या चीजें होती है वो सब हम समझते हैं। देखो, एक सिचुएशन इमेजिन करो, जब ये डाइपोल जो है ना, इसका डाइपोल एक्सेस अलोंग द फील्ड आ जाए। जब ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो मान लो एक सिचुएशन ऐसे आई कि ये जो क्यू चार्ज था, ये रोटेट हो, मतलब जब डाइपोल रोटेट होगा तो क्यू चार्ज हो सकता है कहीं यहाँ पे आके रुके। यहाँ पे रोक के देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे रुक जाएगा, मैं कह रहा हूँ रोक के देख रहे हैं। तो प्लस क्यू अब यहाँ पे आ गया, और ऐसे ही ये जो माइनस क्यू था, ये रोटेट होके इधर पहुंच जाएगा। मतलब रोटेट डाइपोल होगा, ये रिवॉल्व होगा अराउंड द पॉइंट ओ, और ये यहाँ पहुंच जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि अब कितना टॉर्क लगेगा सिस्टम पे। जब प्लस क्यू के पे लगने वाले फोर्स की बात होगी, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इट विल ऑलवेज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू पे जो फोर्स आएगा ना, वो इस तरीके से आएगा अलोंग द फील्ड। ऐसे बना देता हूं। और माइनस क्यू पे जो फोर्स आएगा वो ऑपोजिट टू द फील्ड ऐसे आएगा। कैन यू ऑल नोटिस कि ये जो दोनों फोर्सेस आ रहे हैं, ये इक्वल बट ऑपोजिट है, लेकिन ये दोनों अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस है, मतलब अलोंग द डाइपोल एक्सिस है ये। अगर ये अलोंग द डाइपोल एक्सिस है, विल दे प्रोड्यूस एनी टर्निंग इफेक्ट? नो। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक कंपोनेंट वेक्टर का जो एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसमें परपेंडिकुलर ही नहीं है, ये अलोंग द एक्सिस। तो दे वोंट प्रोड्यूस एनी टर्निंग इफेक्ट। मतलब जब डाइपोल जो है वो ऐसे रखा हुआ था, वो फील्ड की जैसे ही फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है वो वहीं रुक जाता है। उसके बाद आगे चल के पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा एसएचएम शो करता है अगर हम उसको डिस्टर्ब कर दे तो। बट इफेक्टिवली आइडियली वो क्या चाहता है कि वो यहाँ पे आए और फिर वो रुक जाए। क्यों? क्योंकि आपको टर्निंग इफेक्ट बचा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज समझ में आ गई कि इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है व्हेन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज अलोंग द फील्ड। अब मान लो कि मैं ऐसे लगा देता, सपोज करो कि मैं कुछ भी करके एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं माइनस क्यू को ऊपर ले लेता, और प्लस क्यू ऐसे आ जाता नीचे की तरफ। अब प्लस क्यू जाता अलोंग द फील्ड, माइनस क्यू आता ऑपोजिट टू द फील्ड। नेट फोर्स क्या है? जीरो ही रहेगा। लेकिन यहां पे भी कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं है। इट्स लाइक pressing the pushing this marker on both the sides in towards the center of the marker। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको अगर पुश करूं, तो फोर्स तो जितना मर्जी मैं लगा दूं, इसमें कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, बिकॉज अगेन अलोंग द लाइन है ये। तो यहां पे भी क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम रहेगा। तो क्या समझ में आया कि या तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहां से कहां जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। पहला केस जो है, जो पहला डायग्राम बना हुआ है, इसमें डाइपोल मोमेंट नीचे से ऊपर मतलब अलोंग द फील्ड है। तो या तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो जाए अलोंग द फील्ड, या फिर डाइपोल मोमेंट हो जाए ऑपोजिट टू फील्ड। डाइपोल जो है किस में आ जाएगा दोनों कंडीशंस में? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलो लिखो जरा इसमें। वी नो दैट वी नो दैट हर्षिका ये लिख लो आप भी, आपने नहीं लिखा हुआ ये। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो मॉड्यूलस ऑफ टाउ वेक्टर। अब क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, हाँ जी तुम पूछ रहे थे एनकैप, क्योंकि मैं खाली मैग्नीट्यूड ऑफ टॉक की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा आरएचएस पे, तो एनकैप नहीं लिखना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉक जो होगा वो क्या होगा? पीई साइन थीटा ओनली, नो एनकैप हेयर। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम ना यहाँ पे दो टाइप के लेके चल रहे हैं हम, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डाइपोल को अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना, तो वो किसी भी ओरिएंटेशन में हो, वो रोटेट कर रहा हो ना कर रहा हो, अलोंग द फील्ड हो, ऑपोजिट टू द फील्ड हो, या इंक्लाइंड हो, उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जो 11th में हम इक्विलिब्रियम पढ़ते थे ना लॉज ऑफ मोशन में, वो होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
व्हेन द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। और अगर नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ना हर जगह पे नहीं है, वो सिर्फ तब है जब या तो डाइपोल मोमेंट अलोंग द फील्ड है या डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट टू द फील्ड है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इस सिचुएशन में इट इज एग्जिस्टिंग एवरी एट ऑल टाइम्स, बट sorry, translational equilibrium is existing at all times, but rotational equilibrium only exists when the dipole moment is either along the field or opposite to the field. एक तीसरा इक्विलिब्रियम और पढ़ा था हमने, क्या? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब एग्जिस्ट करता है जब ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, खाली नेट टॉर्क जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो हैं तो हम कहते हैं द बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब इस सिचुएशन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हमेशा है, और इन दो सिचुएशंस में जो भी डायग्राम मैंने बनाए हैं इन दोनों में रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, यानी इन्हीं दोनों में क्या एग्जिस्ट करेगा साथ साथ? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो लिखो, अगली लाइन में लिखो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम exists all the time when the dipole is placed when the dipole is placed in a uniform electric field. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, डाइपोल के बाद क्या था? dipole is placed in a uniform electric field. Full stop. However, for mechanical equilibrium to exist, comma, the dipole must also be, in rotational equilibrium. Full stop. In such a situation, क्या लिखेंगे अब अगली लाइन में लिख लीजिए, टाउ वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू जीरो। अब टाउ वेक्टर का मॉडुलस अगर जीरो है तो मतलब पीई साइन थीटा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो भी जीरो नहीं हो सकती, सो द ओनली क्वांटिटी दैट कैन बी जीरो हियर इज साइन थीटा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यहाँ से पता चला कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब साइन थीटा जीरो कब आता है? जब या तो थीटा जीरो हो, अब मार खाएगा 90, या तो थीटा जीरो हो या फिर थीटा हो पाई 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू जीरो और पाई। क्या पूछना चाह रहा है? एक तो स्टेबल एक अनस्टेबल, हाँ उसको भी करेंगे, जीरो और पाई। दिस मीन्स दैट, अगली लाइन में लिखो, दिस मीन्स दैट द डाइपोल मोमेंट वेक्टर must be aligned, the dipole moment vector must be aligned either along the field or opposite to it, or opposite to it
फॉर, मतलब इसी कंटिन्यूएशन में ही फुल स्टॉप मत लगाना, और ऑपोजिट टू इट फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम to exist in the dipole। तो अगर सवाल आ जाएगा डिराइव द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो ध्यान में रखना अगर वो सिर्फ इक्विलिब्रियम बोल रहे तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहा है। तो डिराइव द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू या तो जीरो होनी चाहिए या फिर पाई होनी चाहिए। और ये स्पेसिफिकली मेंशन करके आना कि जी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हमें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा एग्जिस्ट करता है, बिकॉज द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो नेट फोर्स तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिर्फ इन दोनों कंडीशन पे करेगा। मतलब इस इन दोनों कंडीशंस पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और ट्रांसलेशनल तो था ही, तो मतलब इन्हीं दोनों पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये लिखा है हमने, ये बकवास करी हमने पूरी। समझ में आया है?